हर बार नीट एग्जाम में इसके ऊपर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। आपका पोटेंशियल ज्यादा है कम है वो कैसे बताता है? हमें गोल के हिसाब से बताते हैं। वैसा ही बात है, सिर्फ सिंपल वैल्यू डालने का खत्म हो गया। इसीलिए ये चैप्टर इसके पहले के चैप्टर से ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, उधर ही बैठे रहना है, अट्रैक्शन और रिपल्शन को इग्नोर करते हुए, तो उनको कंटिन्यूअसली कुछ वर्क डन करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली कुछ पोटेंशियल एनर्जी रखनी पड़ेगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर, एंड आई वेलकम यू ऑल on Infinity Learn. So this is the second best shot on electrostatic potential and capacitance. First chapter electric charges and field, second chapter electrostatic potential and capacitance मिलके बनाते हैं electrostatics, the most important unit for all the NEET exams. ठीक है, हर बार नीट एग्जाम में इसके ऊपर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये अच्छे से आना जरूरी है। ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड वन शॉट, जहां पे आपको ये सारी चीजें कवर की जाएगी। कॉन्सेप्ट्स हो, माइंड मैप हो, टिप्स एंड ट्रिक्स हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, नीट के पीवाईक्यूज हो, एंड देयर इज अ स्पेशल गिव अवे इन बिटवीन। तो टेंशन नहीं लेने का, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ में, क्वेश्चंस के साथ में मस्त में करा दूंगा, जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब समझता है। पोटेंशियल जो नाम सजेस्ट करता है ना कि तुझ में कितना पोटेंशियल है, उसमें कितना पोटेंशियल है, वही होता है यहां पे। बस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल की बात होती है। ठीक है, तो आपको मैं अभी ही समझा देता हूं। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल इज V जो होता है पोटेंशियल, उसका मतलब होता है कितना वर्क डन किस चार्ज को मूव करने के लिए किया गया। अब आपको ये शायद इधर ना समझे, लेकिन अगर मैं लेट्स से इधर एक पॉजिटिव चार्ज बनाता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली कैसी होगी? रेडियली, कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स प्लीज टेल मी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो ऐसी रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब जरा आप मुझे बताओ, ये फील्ड कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से जो हमने बनाई, वो किसी भी जगह पे कितनी स्ट्रांग है? ये फील्ड इस जगह पे कितनी स्ट्रांग है पता करने के लिए कौन सी टर्म थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ना। वैसा ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है कि इस जगह पे दूसरे किसी चार्ज को अगर हम लेके आए जिसकी वैल्यू स्मॉल क्यू है, तो उसको इस बड़े चार्ज के रिपल्शन के अगेंस्ट में यहां लाने के लिए जो वर्क डन लगेगा, वही वर्क डन divided by the value of that charge is the potential of this particular position. समझ गए? अगर ये चार्ज को मैं यहां लाता हूं, तो क्या सेम वर्क डन लगेगा? क्या नहीं, ज्यादा वर्क डन लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां वो ज्यादा रिपल्शन के अगेंस्ट आना है। यानी कि आप जरा इमेजिन करो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका रिपल्शन चल रहा है, और रिपल्शन के अगेंस्ट में यहां खड़े रहना है, तो आपको जोर लगेगा ना, पोटेंशियल लगेगा, आपको अपनी एनर्जी खर्च करती रहनी पड़ेगी। वो ऐसा ही और नजदीक जाना है तो और रिपल्शन के अगेंस्ट खड़ा रहना है, तो और ज्यादा पोटेंशियल लगेगा। यानी कि इस जगह पर रहने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, इस जगह पर रहने के लिए कम पोटेंशियल चाहिए। 720 आपका गोल है, 720, तो 720 में से 600 लाने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, 300 लाने के लिए कम पोटेंशियल चाहिए। तो वही तो बात हुई, आपका पोटेंशियल ज्यादा है कम है वो कैसे बताता है? हमें गोल के हिसाब से बताते हैं। वैसा ही बात है। तो यहां पे पोटेंशियल का मतलब वो होता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, रिपल्शन ज्यादा, वहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल, क्योंकि वहां रहने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खर्च करोगे। समझ में आ गया? तो ये पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट। जैसे इस पोजीशन का पोटेंशियल V1 बोलूं, इस पोजीशन का पोटेंशियल V2 बोलूं, तो दोनों एक एक अपनी पोजीशन के बारे में बताता है। ये चार्ज के बारे में कोई नहीं बताता है, ये अपनी अपनी पोजीशन के बारे में बताते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पोजीशन का ये पोटेंशियल है। इधर आना है तो इतना एनर्जी लगेगा, इधर आना है तो इतना खर्चा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो वो पोटेंशियल की बात है। अब इसके यूनिट की अगर बात करोगे, तो यूनिट होता है वर्क डन का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम, जूल अपॉन कूलम को ही वोल्ट बोला जाता है। पूरा V लिखो कैपिटल में, या फिर स्मॉल में VOLT लिख लो। समझ में आ गया? ये है उसका यूनिट। अब हम इसमें और अगर डिटेल में जाए, तो पोटेंशियल बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक ऐसी टर्म है जिसमें आपको कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है।
सिर्फ सिंपल वैल्यू डालने का खत्म हो गया। इसीलिए ये चैप्टर इसके पहले के चैप्टर से ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। देयर इज नो मगजमारी ऑफ डायरेक्शन। अब हम इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को उठा के लाएंगे तो हमारा एक जगह का पोटेंशियल, इंफिनिटी से दूसरी जगह लाए दूसरा पोटेंशियल, लेकिन फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह लाएंगे तो पोटेंशियल 1 से पोटेंशियल 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा, यानी V2 माइनस V1 विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। आपने इंफिनिटी से यहां पे आए पोटेंशियल V1, इंफिनिटी से यहां पे आए V2, यहां से यहां फील्ड के अंदर ही V1 पोटेंशियल से V2 पोटेंशियल, तो कितना वर्क डन लगेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, वो उन्हीं दो पोजीशन के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिंपल हो गया, कोई डाउट है इसमें? अब पोटेंशियल की वैल्यू जब भी लिखो तो चार्ज की पॉजिटिव नेगेटिव साइन सब्स्टिट्यूट करनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जब भी लिखो तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको अब लेके चलता हूं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि अब मेरे पास में एग्जैक्टली ये एक पॉइंट चार्ज है जो पॉजिटिव है, और ये जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू है कैपिटल Q, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज सीधी सी बात है अपने आसपास में ऐसी रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना। दिस विल बी द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पॉइंट चार्ज। कोई डाउट है बेटा आपको, मुझे बता दो। तो आप यहां पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको रिपल्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ कि ना। रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के आसपास। तो ये है हमारा वो पॉइंट चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हुआ, तो इसको सोर्स चार्ज भी बोला जाएगा, ठीक है बेटा। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी किसी भी पोजीशन पे, लेट्स से यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, याद है ना। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालने आती है, वैसे ही इस जगह पे पोटेंशियल निकालने के लिए भी आप एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हो। किसको लेके आते हो बेटा? टेस्ट चार्ज को लेके आते हो। ये जो टेस्ट चार्ज है उसको हम इंफिनिटी से लेके आए हैं, इसकी वैल्यू है स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू को उठा के यहां लेके आए। वी डोंट केयर कि उसको ऐसे लाए ऐसे लाए ऐसे लाए, पाथ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम उसको यहां लेके आए। तो उस स्मॉल क्यू चार्ज को यहां लाने के लिए जो भी वर्क डन हुआ, जो भी वर्क डन लगा, वो वर्क डन उस स्मॉल क्यू को लाने के लिए रख दिया यहां पे, और आपने वो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वही इस जगह का पोटेंशियल बन जाता है। तो पोटेंशियल एक्चुअली वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। अभी आपको ये वर्क डन के बारे में फॉर्मूला पता नहीं है, मैं आपको डेरिवेशन में घुसाना नहीं चाहता हूं, इंटीग्रेशन से ला सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल कर देता हूं कि अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज यहां होगा, ये कैपिटल क्यू तो ऑलरेडी यहां है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जो उन दोनों के बीच में आपस में पकड़े, एक अगर एक यहां है एक यहां, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, मतलब वो दोनों अपने रिपल्शन के अगेंस्ट में खड़े रहने के लिए कुछ एनर्जी खर्च कर रहे होगे ना, वही पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूं कैसे लिखते हैं, पता है? सीधा K लिखा, K यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁹। पहले चार्ज की वैल्यू लिखी कैपिटल Q, दूसरे चार्ज की वैल्यू लिखी स्मॉल q, डिवाइडेड बाय जस्ट R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, मतलब ये सोर्स चार्ज और वो पॉइंट। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, नो स्क्वायर। बस जैसे वहां पे फोर्स होती थी, फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी बेटा? रिलेट करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये है पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। अंतर कहां है? फोर्स में आप K Q अपॉन R स्क्वायर लिखते थे, यहां पे वर्क डन में आपने K Q अपॉन R लिखा है। कितना रिलेटेड है, मैं आपको नया कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं। तो यहां पे आपने डिवाइडेड बाय स्मॉल q भी कर दिया, ये वाला। जस्ट रिलेट रिलेट जस्ट रिलेट, Q कैंसिल हो गया, क्या ये हो गया K Q बाय स्मॉल r, यही है आपका पोटेंशियल K Q बाय स्मॉल r। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर रिलेट करोगे तो K Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। कितना रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के फॉर्मूला के साथ? देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज K Q बाय R स्क्वायर, पोटेंशियल इज K Q बाय स्मॉल r। बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एवरीथिंग इज सिमिलर। समझ में आ गया? तो ये है पॉइंट चार्ज जो कि स्मॉल क्यू पे नहीं डिपेंड करता ना, तो ये पोटेंशियल इज प्रॉपर्टी ऑफ
सोर्स चार्ज की लोकेशन के लिए है सोर्स चार्ज, यानी कि जिसने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिया उसके बारे में बात करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है, जैसा वहां पे हमने पढ़ा था। डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। कोई डाउट है बेटा? क्लियर हो गया? अब ये पॉइंट चार्ज की वजह से आपको फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। बाकी तो सब इजी इजी आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक बार वापस कंपैरिजन बता ही देता हूं, जस्ट सो दैट आप अच्छी सी नोट्स बना पाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। कई जगह पे टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट लिखते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कई बार हम वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी U भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो पॉइंट चार्ज होता है वो होता है K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ जो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल वो होता है K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। तो आप दोनों की इक्वेशन, दोनों के लिए जब ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ये है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ विद डिस्टेंस। आपको एनसीईआरटी में ही ये ग्राफ दिया हुआ है, प्लीज उसको देख लेना। और एक डिस्टेंस होता है आर की वैल्यू जब 1 होती है, आर इज इक्वल टू जब 1 होता है तभी ही V और E इक्वल होता है। V और E कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं जब R और E 1 होता है। मतलब R की वैल्यू 1 डाल दोगे ना तो नीचे R 1 डालो या 1 का स्क्वायर डालो, एक ही तो बात हो गई, तो फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 1 या डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। दैट्स द रीजन। नाउ लेट्स गो टू द डाइपोल। डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कैसे निकालता है वो उसकी पूरी डेरिवेशन है। आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताता हूं। आई होप कि आपको डाइपोल के बारे में थोड़ा बहुत याद होता है। एक है नेगेटिव चार्ज, यहां है पॉजिटिव चार्ज। ये प्लस Q और ये माइनस Q जो है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2a। तो ये A और ये A सेंटर ऑफ अ डाइपोल से लेके इधर तक का डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ अ डाइपोल से इधर तक का डिस्टेंस है, तो 2a डिस्टेंस, ठीक है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है बेटा? डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, याद रखेंगे हम इसे। अब जब हम इसको याद रखें, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पोजीशन पे जाओ, यहां पे बताओ पोटेंशियल P कितना है, पोटेंशियल V कितना है इस पॉइंट पे, तो आपको ये जो R मिला ना, ये एंगल थीटा लेना है और आपको बताना है कि डाइपोल मोमेंट से कितने एंगल पर है हमारा डिस्टेंस R, ठीक है। डाइपोल मोमेंट से कितने एंगल पर है R, ये R लेके ये थीटा को यहां डाल देना है। बाकी तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं यहां थोड़ा सिंपल टर्म्स में लिख लेता हूं, K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। याद रखना डाइपोल के फॉर्मूला में R का स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो था ना एक्सिस पे, उसमें ऐसा होता था 2kp बाई आर क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर जो था ना बेटा उसमें होता था -kp बाई आर क्यूब। तो यहां ना क्यूब है, पहले सब में स्क्वायर ही था इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन डाइपोल के लिए क्यूब आ गया, तो हमारे यहां पे ये जो क्यूब है, सॉरी यहां पे डाइपोल के लिए स्क्वायर हो जाएगा, तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब जब आप थीटा की वैल्यू को 0 कर दोगे तब आप एक्सिस पे आ जाओगे ना बेटा, तो एक्सिस पे अगर आना है तो ये आर को इधर लाना पड़ेगा, तो डाइपोल मोमेंट भी इधर है, एक्सिस का इधर वैल्यू आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो ऑन दी एक्सिस, एक्सिस पे थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। कितनी है? 0 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो गया। तो V इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर, V इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑन दी एक्सिस। अब आ जाओ ऑन दी इक्वेटर। इक्वेटर पे चल लेते हैं, तो इक्वेटर पे क्या होता है बेटा? थीटा की वैल्यू कितनी है? इक्वेटर इधर, इक्वेटर ये लाइन होती है ना,
तो ये जो लाइन है यहाँ डाइपोल मोमेंट के साथ में 90 डिग्री बनता है, तो थीटा इज 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, वो होता है 0। कॉस 90 0 होगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, पोटेंशियल बिकम्स 0। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले पता चल चुके हैं, मैं इसको थोड़ा वापस येलो रंग से लिख लेता हूं। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था -2kp/r³, और इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था -kp/r³। ठीक है, अब हम यहां पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी, अरे सॉरी, पोटेंशियल ऑन दी एक्सिस, वो होता है kp/r²। बस देखो यहां पे सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2 नहीं है ऑब्वियसली, और नीचे जो है स्क्वायर है, यहां क्यूब तो यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर तो यहां पावर 1, हो गया, इतना सिंपल है। अब यहां आ जाओगे इक्वेटर पे, तो ये हो जाता है 0। यहां इक्वेटर पे 0 नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इक्वेटर पे पोटेंशियल 0 है। तो जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का है के पी कॉस थीटा अपॉन r²। इसी से हमने ये भी लाया, इसी से ये भी लाया है। तो आपको दिख रहा है कितना संबंध है आपस में दोनों का, कितना रिलेटेड है, कितना। ठीक है बेटा, तो प्लीज डाइपोल मोमेंट के लिए याद रखना, सॉरी डाइपोल के लिए पोटेंशियल के फॉर्मूले वो याद रखना, इट्स वेरी 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 क्रूशियल। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB फॉर द गिवन डाइपोल सिस्टम। देखो अब यहां पे VA यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, ये VB यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल VB। आपको जानबूझ के इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए VBA बोल सकते थे या VAB बोल सकते थे। VAB लिखा ना तो VA माइनस VB होगा, जो सीक्वेंस यहां है वही सीक्वेंस में सब्ट्रैक्शन होता है। VBA लिखा ना तो VB माइनस VA होगा, तो जो BA तो B माइनस A, ऐसा सीक्वेंस याद रखना जानबूझ के। दे कैन मेक इट डिफिकल्ट। अभी ये पूछा है तो हम यहां का पोटेंशियल निकाले और यहां का पोटेंशियल निकाले। अब डाइपोल मोमेंट पहले पता करो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है आपका डाइपोल मोमेंट। तो ये है आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट से ये VA कितने एंगल पर है, ये कितना एंगल हो गया 45, पूरा 180, 180 में से 45 हटा दो, 180 में से 45 हटा दोगे तो 135 डिग्री पे है। तो इसका पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा के पी कॉस 135 अपॉन आर। आर स्मॉल आर ही है तो स्मॉल आर का स्क्वायर। अब बी की बात कर रहे हैं, बी के लिए डाइपोल मोमेंट से एंगल जस्ट 45 डिग्री है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो के पी कॉस 45/r²। समझ में आया बच्चों? आर डिस्टेंस पे ही तो है, तो आपको बस VA रखना है, VB रखना है, दोनों सबट्रैक्ट करके आंसर दे देना है। जस्ट टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जिनका आंसर सही होगा मैं हार्ट दिलवाऊंगा, ठीक है? चलो नाउ लेट्स गो आगे। नीट 2020 का क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एज अ डाइपोल मोमेंट, यानी ये हो गया, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। स्पेलिंग में C कैपिटल होना चाहिए, बस उतना सा अंतर है। तो डाइपोल मोमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज 0.6, ये हो गया R हो गया, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल। सेंटर ऑफ अ डाइपोल से डिस्टेंस होना चाहिए, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा हो गया। तो डाइपोल ऑन द एक्सिस, डाइपोल ऑन द एक्सिस के बारे में अगर बात करें तो एक्सिस के ऊपर डाइपोल होता है kp/r²। थीटा की जरूरत ही नहीं है ना एक्चुअली में, सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। अच्छा, डाइपोल एक्सिस से 60 डिग्री है तो kp cos थीटा अपॉन r²। बस रीडिंग सही से कर लिया। k की वैल्यू तो पता ही है आपको, 9 इंटू 10⁻⁹। यहां पे p की वैल्यू दे ही है 16 इंटू 10⁻⁻⁹। cos थीटा जो है, थीटा cos 60 हो गया, फिर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर हो गया। r जो है वो 0.6 है तो 0.6 द होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझा। सिंपल, इतना कैलकुलेशन है, टेंशन ही नहीं लेने का। लेकिन सोचो, मैं जानबूझ के इसको और ट्रिकी बना सकता था, इसको 90 डिग्री देके। अगर 90 डिग्री दिया, कैलकुलेशन नहीं करने का, आंसर सीधा 0 होता है। नहीं समझा? डाइपोल ऑन द इक्वेटर इज 0 यार, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर इज 0। अभी तो देखो सिंपल कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब आ जाओ यहां पे, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। लेट्स से मेरे पास में ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, ये है प्लस, लेट्स से ये है माइनस, ये है चार्ज Q3 जो है प्लस, और ये है लेट्स से चार्ज Q4, ये है माइनस। इनकी वजह से मुझे पता करना है कि इस पॉइंट का कितना पोजीशन, हमने थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया सिचुएशन। इसकी वजह से तो इधर कुछ रिपल्शन होगा, इसकी वजह से भी इधर कुछ रिपल्शन होगा, इस चार्ज की वजह से भी इधर कुछ रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, इस चार्ज की वजह से भी इधर कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। तो इस पॉइंट पे, ये है पॉइंट P, यहां पे कितना पोटेंशियल होगा ये अगर मुझे पता करना है तो बस मुझे डिस्टेंसेस पता कर लेने। चार्ज 1 से डिस्टेंस R1 ले लिया, चार्ज 2 से डिस्टेंस R2 ले लिया, चार्ज 3 से डिस्टेंस R3 ले लिया, चार्ज 4 से डिस्टेंस R4 ले लिया। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछूं तो टोटल पोटेंशियल इधर होगा Q1 की वजह से K Q1 अपॉन R1, समझ में आ गया। फिर प्लस दूसरे का सीधा ऐड करने का है, K Q2 माइनस है तो माइनस Q2 अपॉन R2 प्लस थर्ड पॉजिटिव ही है तो यहां पे मैं प्लस Q3 बाय डिफॉल्ट ही नहीं लिखूंगा, K Q3 अपॉन R3 प्लस यहां पे ये नेगेटिव है K माइनस Q4, समझ में आ रहा है। ये K से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, K माइनस Q4, माइनस इधर आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में इसलिए, तो R4। ये हो गया आपका टोटल पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इट इज जस्ट सिंपल एडिशन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो प्लीज उसको कर लेना, आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 12 कूलम एंड -6 कूलम आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एक 12 माइक्रो कूलम है और एक है -6 माइक्रो कूलम। बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। अब मुझे बताओ, देयर विल बी अ पॉइंट on the line joining a charge where outside region where them which electric potential is zero. Electric potential is zero. The distance of the distance of a P from -6 microcoulomb is, ठीक है, आपको ऐसा पॉइंट बताना है। देखो एक बात याद रखो, अगर मेरे पास दो चार्जेस है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर मुझे इसकी जो लाइन ज्वाइनिंग बता दूं मैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसकी लाइन ज्वाइनिंग ये रही, ठीक है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस। तो इस लाइन पे कहां कहां पोटेंशियल जीरो हो सकता है? दो जगह पे हो सकता है, स्मॉलर चार्ज के पहले भी, स्मॉलर चार्ज के पीछे भी। ठीक है, two electric charges this and this are placed 20 centimeter apart. There will be a point P on the line joining these charges and outside the region between them, ठीक है, at which electric potential is zero. There will be point P on the line joining them and outside, ठीक है, तो line joining these charges and outside the region मतलब उस तरफ बाहर, at which electric potential is zero। तो डिस्टेंस बता दो आप, सिंपल। तो आपको अभी तो आउटसाइड का चाहिए, आउटसाइड का चाहिए तो इसको हटा दो। अब जब आप यहां पे पोटेंशियल निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्स, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू, लेट्स से मैं इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, 1, और पोटेंशियल जो है 2 की वजह से उसको V2 बोल देंगे। और ये अगर दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, पोटेंशियल 1 और पोटेंशियल 2 इक्वल हो गया, तो इस जगह पे पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल है ना, मतलब अपोजिट है, इक्वल अपोजिट। कैसे? तो आपको यहां पे पोटेंशियल जीरो करना है, इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, मतलब पोटेंशियल ऑफ 1 प्लस पोटेंशियल ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो, मतलब पोटेंशियल ऑफ 1 की वैल्यू लिखो। चलो लिखो यहां पे वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ 1 चार्ज एट दिस पॉइंट। तो ये कितना पॉइंट, यहां से मैं मान लू कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम द P ही पूछा है, फ्रॉम द -6 माइक्रोकूलम, यहां से वो डिस्टेंस पूछा x, तो मैं इस डिस्टेंस को x मान के चलता हूं। तो पहले फर्स्ट की वजह से इधर बात करो तो 20 प्लस x हो जाएगा, तो इधर की वजह से इधर पोटेंशियल, ये चार्ज की वजह से इधर पोटेंशियल कितना हुआ, तो k लिखा, q यानी 12 इंटू 10⁻⁻6 लिखा, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम 20 प्लस x लिख लेता हूं,
इज इक्वल टू, अच्छा प्लस लिखो यहां पे, फिर ये लिखो V2, V2 की बारी है, V2 यानी इसके वजह से इधर पोटेंशियल, इसकी वजह से इधर पोटेंशियल यानी K लिखा, यहां पे लिखोगे चार्ज की वैल्यू, तो वो चार्ज की वैल्यू साइन के साथ लिखना, 6 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x ही है, सिर्फ x। अब ये हो गया इक्वल टू 0। अब आप इसको उधर लोगे, माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको सिंपली, इसीलिए मैं इक्वेट करने कह रहा था, आप ये इसको जो है इधर ले लो, तो k 12 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 20 प्लस x इज इक्वल टू k, 6 माइनस जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई x। अब कैंसिल आउट कर लो, जो कैंसिल होता है k कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, आपको आंसर आ जाएगा इसमें से। हर बार यही करना है, ठीक है बेटा, हर बार यही करना है। देख लो वही किया हुआ है। k मैंने डायरेक्टली बता दिया था, तो ये k QA/20 प्लस x माइनस के साथ में है यहां पे वही, तो k QB/x हो गया, सिंप्लीफाई, खत्म बात, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा और खेलते हैं। Q, फाइंड द Q सच दैट VA इज 0। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, VA इज 0, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, यानी कि ये तो डाइपोल दिख रहा है मेरे को, ये डाइपोल मतलब Q की वैल्यू निकालो। ओके, ये जो है चार्ज, उसकी वैल्यू निकालो, सो दैट यहां पे पोटेंशियल 0 है, तो यहां पे 3 की वजह से पोटेंशियल आएगा, 3 कूलम की वजह से, 3 कूलम की वजह से, और ये Q की वजह से, तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू 0 लिखो। A के ऊपर इसकी वजह से भी पोटेंशियल है, तो K 3 यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 प्लस ये इसकी वजह से पोटेंशियल, तो ये भी आएगा K, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R ही होता है ना, तो Q यानी 3 डिस्टेंस इज 5, KQ/5। फिर इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल लिखेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो यहां लिखेंगे प्लस K, ये Q स्मॉल q अपॉन पोटेंशियल इज 4, अरे डिस्टेंस इज 4। समझ में आया? हर चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से लिखा KQ/R, KQ/R, KQ/R इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देखोगे तो ये 2KQ 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स K 3/5 है, प्लस K, इसको उधर ले लो ना, इक्वल टू माइनस KQ/4 है। ठीक है, उसको उधर ले लिया, KQ/4 उधर ले लिया। अब कैंसल, K कैंसल, 6 और ये 4 इधर जान दो, 4 × 2 × 3/5 इज इक्वल टू Q। देख लो भाई, कैलकुलेशन है विद माइनस साइन, ये माइनस साइन भी तो है ना, तो नेगेटिव वाले में 2 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, देख लो व्हाट इज योर आंसर। 5 तो डिनोमिनेटर में इसमें है, समझ गए? चलो एनी विच वेज दिख गया आंसर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल। इट्स इजी राइट, बहुत आसान है कि नहीं? चलो, पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल को मैं अगेन, मेरी आदत है कि मैं आपको नया सिखाने से अच्छा है, मतलब मैं इसको कंफ्यूज करूंगा अगर मैं इसको नए से सिखा रहा हूं। आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाना अच्छे से, वही यहां पे लॉजिक अप्लाई करना है, सिंपल है। फील्ड ड्यू टू शेल, शेल बोलो, कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, कंडक्टिंग यानी मेटालिक भी बोल सकते हैं, या फिर हॉलो शेल, हॉलो स्फीयर बोल दो। ये हॉलो स्फीयर बोलो या शेल बोलो या कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, तीनों में एक ही आंसर चलता है। तो अगर मैंने पहले आपको ये, जिसके पहले के चैप्टर में ये सिखाया है कि यहां पर जो आपके पास में शेल है, शेल के अंदर हर पॉइंट पे बेटा, अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? अंदर हर पॉइंट पे 0, कोई भी पॉइंट पे। तो इसका मतलब अंदर हर जगह पे पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, KQ/R² होता है। अंदर हर जगह पे जो पोटेंशियल है वो भी हर जगह सेम रहता है। इनसाइड पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू KQ/R।
कैपिटल आर, हाँ ठीक है, ये 0 है, यहाँ कैपिटल आर है। अब नाउ फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस, सरफेस पे तो रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर है, तो ऑन दी सरफेस अगर हम बात करें तो सरफेस पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होता था। तो यहां पोटेंशियल जो है वो हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर ओनली। और आप देखो ना, स्क्वायर का ही तो अंतर है, इधर पावर 2 है तो इधर पावर 1 है। और एक दूसरी बात भी देखो, इधर जो अंदर पोटेंशियल है वही पोटेंशियल सरफेस पे भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस एंड पोटेंशियल ऑन सरफेस इज, देखो पोटेंशियल इनसाइड देखो के क्यू बाई कैपिटल आर, आउटसाइड सरफेस पे देखो के क्यू बाई कैपिटल आर, यानी अंदर पोटेंशियल और सरफेस पे पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा बाहर, और अगर मैं यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इस जगह पे बात करूं आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड पे यहां पोटेंशियल की वैल्यू लिखने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर होती है। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, बस इतना ही, सेम फॉर्मूला चलता है, स्क्वायर नहीं चलता है बस। तो आउटसाइड के लिए पता चल गया। अगर अब मैं आपको ग्राफ बनवाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में, और वहीं पे मैं ग्राफ बनवाऊं पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ में, तो आपको अगर ये डिस्टेंस पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी वी आर ऑन द सरफेस, यहां पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करो सिर्फ पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू होती है वो। यहां पे सरफेस से बाहर जितना दूर जाएंगे के क्यू, ये जो स्मॉल आर है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ई कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यहां पे आउटसाइड। ठीक है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 at all the points. This is the graph of electric field का वेरिएशन फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस, सरफेस से आउटसाइड, ये होगा। अब पोटेंशियल की बात करो, सो पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट, हर जगह पे पोटेंशियल वही है जो सरफेस पे भी है, तो पोटेंशियल अंदर जो है वही सरफेस पे भी तो है। तो सरफेस से बाहर जाओगे तो स्मॉल आर बढ़ जाएगा, तो वी पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो थोड़ा स्लोली स्लोली कम होगा। ये ग्राफ कैसा तुरंत ऐसा नीचे गिर गया, ये उतना जल्दी नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। और सरफेस पे जो पोटेंशियल की बात की जा रही है, सरफेस पे पोटेंशियल इज के क्यू बाई कैपिटल आर होगा, अंदर भी पोटेंशियल वही है। तो मैं ये पूरे जगह पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है के क्यू बाई कैपिटल आर। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, कोई डाउट है तो तुम बताओ। ये दोनों ग्राफ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज है जो आपको वैसे नहीं है बुक में, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, नीट के सिलेबस में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो हम वो क्वेश्चन कर ले, मतलब वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो रिंग के लिए फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको मैंने बता दिया ऐसा फॉर्मूला होता है। ये है आपका रेडियस ऑफ द रिंग, एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे फॉर्मूला होगा k इंटू चार्ज ऑन द रिंग, चार्ज जो है लेट्स से q मान लो, तो इधर कैपिटल q लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इट इज सिंपल, ऑन द एक्सिस एट एनी पॉइंट। फिर डिस्क होगा अगर, तो डिस्क की वजह से ये जो एक्सिस पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट p पे आपको ये फॉर्मूला लगेगा, सरफेस डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू रूट ऑफ दिस माइनस दिस। क्या ये भी चलेगा वैसे? ठीक है, ये भी चलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूलेस कुछ पता होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आप उसी से कर पाओगे, अदरवाइज वो हो नहीं पाते। मैं आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिस्ट दे दूंगा साथ में। आप देखो यहाँ पे इधर ना पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखा हुआ है, उसका ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे आर्क, सर्कुलर आर्क की वजह से देखो पोटेंशियल। अगर हमारे पास एक रिंग है जिसका सिर्फ आर्क है,
उस पे चार्ज Q है, तो उससे R डिस्टेंस पे, मतलब उसके सेंटर पार्ट पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ/R। इट इज एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल फॉर्मूला है, और इसका तो फॉर्मूले का ग्राफ यही होगा ना, एज इट इज। ठीक है, और कांस्टेंट होता है यहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि R डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। ए एक्सिस पे कितना हो गया, रिंग की वजह से जिसपे पॉजिटिव चार्ज Q चढ़ा हुआ, उसके रिंग पे पोटेंशियल KQ/R² + x² हो गया ये। तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला। आप इसके बाद में ग्राफ देख लिया आपने, डिस्क के लिए बता दिया फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था, यहाँ पे वापस है। ठीक है, तो अभी उसका ग्राफ भी आपको पूछ सकते हैं, तो ग्राफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये जो है हॉलोस्फीयर या कंडक्टिंग शेल, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हॉलोस्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो है, उसका अंदर और सरफेस पे KQ/R, KQ/R। ठीक है, और फिर जो आउटसाइड है KQ/r। फिर ये हो गया सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग में। तो अंदर के सरफेस के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया, आउटसाइड के लिए बता दिया, लेकिन इनसाइड जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा अलग होता है, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास में यहाँ पे जो PVD उसमें है, तो ये बाकी सारे फॉर्मूले भी इसमें है, थोड़ा कंपैरिजन भी आपको इसमें पता चल जाएगा। जैसे कि ये वाला कैपेसिटर्स इन सीरीज पैरेलल, ये पूरा कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये याद से। ठीक है, सीरीज में पैरेलल में, लेट्स गो आगे, धीरे धीरे सब पे आएंगे। ठीक है, रेडी हो आप सभी, बताओ एक बार जल्दी से। सुपर सिंपल कॉन्सेप्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है वो ऐसा सरफेस है जहां हर जगह पे सेम पोटेंशियल है, जीरो नहीं है, सेम है। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें एक ही लाइन पे यहां 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 सेम पोटेंशियल होता है, लेकिन यहां के कंपेयर में यहां अलग पोटेंशियल चलता है। तो यहां सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल V1 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 है, यहां सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल V2 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 है। समझ गया? तो ये सारे पॉइंट्स जिसमें V2 पोटेंशियल है उसका सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ये सारे पॉइंट्स जिसमें पोटेंशियल V1 है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 बोल देंगे। लेकिन यहां से यहां चार्ज लाओगे, मतलब आपको एक चीज सिंपली समझनी पड़ेगी कि अगर मैं चार्ज को यहां से यहां लेके जाता हूं तो जीरो वर्क डन लगेगा, लेकिन अगर मैं वही चार्ज को यहां से यहां लेके जाता हूं सो वर्क डन कुछ ना कुछ तो लगेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो नाउ। कुछ वर्क डन लगेगा, क्योंकि यहां और यहां पोटेंशियल सेम नहीं है। अगर ये दोनों पोटेंशियल सेम होते तो यहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनता ना भाई। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के कुछ सिंपल से रूल है कि हमेशा ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए जाते हैं, बस बात खत्म। हर फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर में है, देखो दिख रहा है आपको? तो वही बात है। अब जैसे यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनती है, तो उस हर पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर बनाते जाओगे तो ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको डॉटेड लाइन से जो बताया डिटेल में एकदम वो दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही ये पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्सिव चार्ज के बीच में आपको ऐसा पोटेंशियल दिखेगा। ठीक है, ऐसा पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये याद रखने की बातें हैं, मतलब एनसीईआरटी में ऐसे दिया, एक्चुअली में थोड़ा ऐसा दिखता है डिटेल में। पॉजिटिव चार्ज के आसपास में ऐसे स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज के आसपास भी ऐसे, नेगेटिव चार्ज के आसपास भी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। सो देयर इज नथिंग बिग अबाउट इट। इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज याद कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेसेस, इट इज एज सिंपल एज दैट। वर्क डन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक है, जैसे डाइपोल है, डाइपोल, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इस डाइपोल के इस पर्टिकुलर सरफेस पे, मतलब जो इक्वेटर पे जो सरफेस बनता है ना डाइपोल के, उधर हर जगह पोटेंशियल जीरो है। तो जीरो यहां पे भी, जीरो यहां पे भी, तो इसका मतलब यहां से यहां चार्ज लेके आओगे तो वर्क डन भी जीरो लगेगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर जगह सेम पोटेंशियल है भाई। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? याद रहेगा। ऐसे जैसे हर जगह पे आप देख रहे हो एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के आसपास सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। यही सारा आपको ना रे और वेव ऑप्टिक्स में आप बनाते हो ना, पूरा वेवलेट्स, ये सब वैसा ही दिखता है और कुछ नहीं है। तो लाइन चार्ज अगर ये है तो उसके आसपास ऐसा सरफेस बनेगा सिलिंड्रिकल। तो बात वही है, कुछ बहुत खास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कोई भी चार्ज से कितने भी डिस्टेंस पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो, वही बात है। तो उसमें देयर इज नथिंग बिग डील। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं व्हेन द चार्ज इज मूव्ड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वर्क डन जो होता है, अच्छा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक सरफेस है दूसरे सरफेस पे जब वर्क चार्ज लेके जाओगे तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। और आप देखोगे, मतलब फाइनली फॉर्मूला ये
फाइनल फॉर्मूला है कि कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है और वो चार्ज की वैल्यू, यानी कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उधर पोटेंशियल V1 है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इधर पोटेंशियल V2 है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बोला जाएगा। कैसे निकालेंगे? V2 माइनस V1 करके निकालेंगे, और ये जो चार्ज अपन लेके गए तो ये आपने डेल्टा V इंटू क्यू कर दिया, यही होता है वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर, सिंपल एज दैट। फिर सेकेंड केस क्या है? वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो कैसे होता है? वर्क डन अगर आप एक ही सरफेस पे दो पॉइंट पे मूव करो, यहां से यहां मूव करोगे, यहां से यहां मूव करोगे तो पोटेंशियल जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही आप एक जगह से दो जगह मूव कर रहे हो। हाँ कि ना? याद रहेगा बेटा? तो याद रख लेगा। फिर हम आ जाते हैं स्फीयर में, शेल में। शेल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस हर जगह पे सेम है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह पे सेम है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर जो है वही सरफेस पे भी है। तो हमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट टाइम, मुझे आई थिंक नीट में ही ये क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक चार्ज को हम यहां से सरफेस पे लेके आए तो वर्क डन कितना होगा, उसके अलग अलग वैल्यूज दिए थे, लेकिन पोटेंशियल यहां पे भी होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, और यहां पे भी होता है वर्क डन इज के क्यू आर, सॉरी पोटेंशियल यहां पे भी कितना होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, तो सेम ही तो है पोटेंशियल दोनों जगह, तो वर्क डन विल बी जीरो। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या आपको याद रहेगा बेटा? अब जैसे यहां पे बात करूं, ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, जैसे इसमें क्या बोला है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग है वो आपको बताना है, जहां पोटेंशियल कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। तो यहां वैसे ही देखो सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रही है, तो यहां वीक ही तो है, फिर यहां उससे स्ट्रॉन्ग, यहां उससे स्ट्रॉन्ग, यहां उससे स्ट्रॉन्ग, सिंपल सिंपल सा दिखता है। तो इसमें मैं ज्यादा इसमें आपको बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो डायग्राम है वो क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोन, अज्यूम दैट द चार्ज इज एट रेस्ट, फिगर डिपिक्ट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेक्टली। करेक्ट है क्या? नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली हर जगह से सरफेस से निकलनी चाहिए, रॉन्ग है, तो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप थोड़ा पढ़ के आंसर सही से कर लेना। ये अच्छा सवाल करते हैं, दिस इज द गुड क्वेश्चन बेटा। आपको क्या बोला है? एक न्यूक्लियस है, उसके इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कोई चार्ज है, दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, बी पॉइंट पे यहां से यहां लेके जाना है अपने को। तो ए पॉइंट पे चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये जो है चार्ज पॉइंट बी, वहां पे अच्छा ए पे पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट, बी पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट। तो आपको बोला है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो दोनों के बीच में डेल्टा वी इंटू क्यू, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा वर्क डन का। 5 और 2 में 3 का अंतर है, चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 कूलम, तो हो गया 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 कूलम। समझ में आ गया? तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लेना, -5 में चाहिए तो ये रहा, माइनस साइन ऑब्वियसली आ जाएगी, 5 माइनस 2 तो माइनस साइन के साथ, ठीक है बेटा। तो आई होप कि यू विल बी एबल टू डू दिस। अब एक और इसमें सवाल है, आप एक बार ट्राई करिए, ये क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट गिविंग इट टू यू, आंसर द कॉमेंट, कमेंट द आंसर, नॉट आंसर द कमेंट गाइस, आंसर करो इसका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल सा एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है वो? पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि किसी भी चीज का डिस्टेंस के साथ डेरिवेटिव होना, किसी भी चीज का डिस्टेंस के साथ चेंज होना, तो वो होता है ग्रेडियंट। पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ डेरिवेटिव यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ डेरिवेटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ चेंज, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। माइनस साइन होता है यानी पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन विद द डिस्टेंस इज पोटेंशियल। बस यही लॉजिक है और कुछ है ही नहीं। अगर मैं थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली इसमें जाऊं तो कभी कभी हम R माने तो एक्स आई कैप ले सकते हैं, वाई जे कैप ले सकते हैं, जेड के कैप, यानी तीनों एक्सिस में R वेरी करता है वेक्टोरिकली, याद है कि नहीं? तो अगर मुझे यहां पे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो मैं माइनस लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जस्ट एक्स। एक्स के साथ डेरिवेटिव लो, वाई और जेड कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लो, फिर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब वाई के साथ डेरिवेटिव लेंगे, एक्स और जेड को कांस्टेंट मान के उसको जो भी बाहर निकालना जो करने कर लेंगे,
और y के साथ डेरिवेटिव लेके यहां ऐड कर देंगे आंसर में। ऐसे ही z के साथ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, मतलब पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे और फिर हम क्या कर लेंगे बेटा यहां पे कि डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z, जिसमें x और y को कांस्टेंट बन के आगे बाहर ले लेंगे और z के साथ डेरिवेटिव लेके यहां रख देंगे। फिर ये सबको ऐड करके आगे माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। यानी आप पूछोगे सर ये आपने ये डेरिवेटिव को d नहीं लिखा, ये इसको बोलते हैं डेबा। क्या बोलते हैं? डेबा। डेरिवेटिव के लिए d लिखते हैं, कंप्लीट डेरिवेटिव के लिए, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव के लिए डेबा लिखते हैं। डेबा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेबा। डेबा मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव यानी जब हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल हो, जब हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल हो, 1 2 3, तो सारी वेरिएबल के साथ में हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, लेकिन पहले एक के साथ लिया बाकी सबको कांस्टेंट माना, फिर दूसरे के साथ लिया बाकी सबको कांस्टेंट माना, फिर तीसरे के साथ लिया सब बाकी सबको कांस्टेंट माना, ऐसे कर करके हम चलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, कोई डाउट है? समझ गए? अब पोटेंशियल के लिए तो इंटीग्रेशन ही करना है। इंटीग्रेशन तो एक्स वाई जेड के अलॉन्ग आपको पता ही है कैसे किया जाता है, तो देयर इज नो बिग डील। हम थोड़ा सा एक्सेप्शंस की भी बात कर ले। एक्सेप्शन क्या होता है कि हम पोटेंशियल जो इम्प्लिसिटली डिफाइन करते हैं वो इंफिनिटी पे जीरो डिफाइन करते हैं। मतलब अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है तभी ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल V माना जाएगा, क्योंकि हम इसको डिफरेंस बोल के जीरो माइनस करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही पोटेंशियल जो बोलते हैं यहां पे जीरो मानेंगे तो यहां पे चलेगा। ये आपको एक्चुअली चार्ज बहुत दूर होना चाहिए और कोई और चार्ज भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, हम इतना इसको ध्यान में नहीं रखते, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए तो मैंने बता दिया। ये फॉर्मूला आपको बताया डेरिवेटिव डेबा वाला, है ना। अब यहाँ पे आई जे के ऑब्वियसली वो तो एक्स वाई जेड के लिए लगेगा ही। तो चलो मैं क्वेश्चन करके बता दूं कैसे करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ये है आपका पोटेंशियल जिसकी वैल्यू है माइनस एक्स वाई और जेड। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। हम तो जो बोलना है वही बोलेंगे, भले डेबा वेबा हो, अपन सिंपल डेरिवेटिव ही बोलते हैं क्योंकि होता तो डेरिवेटिव है। तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ लेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान के वाई और जेड बाहर ले लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स dx बाई एक्स ही बचेगा विद दिस माइनस साइन ऑब्वियसली। तो dx बाई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो वैसे भी 1 हो जाता है तो बचा क्या? ये तो माइनस वाई जेड बचा। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद, पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो y के साथ डेरिवेटिव लेना तो x और z को पहले बाहर लिखो, माइनस साइन भी एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ y मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आप देख लोगे, मतलब डेबा लिखो, एक ही बात है यार। तो डेबा x अपॉन डेबा x, डेबा y अपॉन डेबा y, ये भी तो 1 ही होगा। अरे x का डेरिवेटिव वैसे भी 1 होता है, y का डेरिवेटिव वैसे भी 1 होता है, जस्ट पावर 1 है तो 1 ही होगा उसका डेरिवेटिव, वो हट जाता है। तो यहाँ माइनस एक्स जेड लिखा। डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे z निकाल लिया तो माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया और z तो बचेगा ही नहीं। अब आपको पता है ये तीनों वैल्यू जो है यहाँ पे रख देनी है। माइनस ऑफ माइनस वाई जेड इज माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड, फिर आ जाएगा प्लस एक्स जेड, माइनस अंदर ले लिया, फिर आ जाएगा प्लस एक्स वाई। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? इससे ये निकाला, सिंपल है बेटा। आई होप यू गॉट दिस। चलो, सो ये हमारा हो गया यहाँ पे काम। 2 सेंटीमीटर, 2 प्लेट्स है 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ये एक प्लेट ये दूसरी प्लेट 2 सेंटीमीटर अपार्ट, पोटेंशियल इज 10 वोल्ट अप्लाइड बिटवीन देम, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चाहिए तो पोटेंशियल इंटू द डिस्टेंस, पोटेंशियल इंटू द डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। अरे डिस्टेंस है ना, तो पोटेंशियल कितना है 10, डिस्टेंस कितना है 10 इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, सो 10 रेज टू 1 माइनस 1, तो ये 0.2 हो गया।
एक सेकेंड, सो सॉरी, V बाई डी होता है कि नहीं ब्रो? V बाई डी होता है ना पोटेंशियल, तो V बाई एल, अरे पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिवाइड में होता है, तो यहाँ पोटेंशियल है 10 डिवाइडेड बाई हो गया 2 इंटू 10⁻², तो 10⁻² पर जाएगा, 10⁻²+2, 10⁻³ हो गया 1000, 1/2, और 1/2 का हो गया 0.5 और इंटू 1000 तो हो गया 500। खचक खचक, इजी सिंपल, बस वो डिवाइड मल्टीप्लाई भूलने का नहीं। ये क्वेश्चन वैसे ही है, पोटेंशियल दिया हुआ है, लेट्स डू द पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहां x ही है, सिर्फ x के साथ डेरिवेटिव लो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट द माइनस साइन। हो गया, करके दो, मुझे आंसर लाके दो, ठीक है बेटा। जब आपका डेरिवेटिव हो जाए तो x की वैल्यू 1 डाल देना। चलिए, सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस बच्चों। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। बहुत ही आसान सा है। अब पोटेंशियल एनर्जी आती है। पोटेंशियल एनर्जी जब भी आती है मैं खुश हो जाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। दोस क्वेश्चंस आर लिटरली सुपर डुपर इजी। क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज? यानी कि ये एनर्जी है कि अगर यहाँ पे एक चार्ज बैठा है, यहाँ पे दूसरा चार्ज बैठा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल तो करेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो नजदीक आ जाने चाहिए, रिपेल करेंगे तो दूर जाने चाहिए, लेकिन हम दोनों को चाहते हैं कि वो वहीं पे बैठे रहे, इवन इंस्टेड ऑफ देयर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। उधर ही बैठे रहना है, अट्रैक्शन और रिपल्शन को इग्नोर करते हुए, तो उनको कंटिन्यूअसली कुछ वर्क डन करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली कुछ पोटेंशियल एनर्जी रखनी पड़ेगी, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उनके इंटरैक्शन के अगेंस्ट में रखनी पड़ेगी। इसीलिए उस एनर्जी को इंटरैक्शन एनर्जी बोलते हैं। और वो इंटरैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला और कुछ नहीं होता, हमने चैप्टर इसी से स्टार्ट किया था, के लिखने का, पहले चार्ज की वैल्यू दूसरे चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। हो गया के Q1 Q2/r², अरे के Q1 Q2/r। चार्ज पॉजिटिव तो प्लस Q1, चार्ज नेगेटिव तो माइनस। हो गया, इतना सिंपल है। अब अगर मैं आपको बोलूं, ये समझ गया दोनों के बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? गुलू गुलू। तो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, दोनों के बीच में आपस में एक पोटेंशियल एनर्जी बनानी है। ऐसी अगर एक से एग्जांपल ले, Q1 एक हो गया यहाँ पे Q2, ये हो गया यहाँ पे Q3, ठीक है। तो Q1 Q2 Q3, Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो गई कि Q1 Q2 अपॉन द डिस्टेंस लेट्स से R1। ऐसे Q2 और Q3 के बीच में जो इंटरेक्शन है लेट्स से उसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिखे Q1 और Q3 की वजह से के Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज R2। ऐसे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट्स से मैं उसको R3 लेता हूं, तो इनके बीच में भी तो इंटरेक्शन है, तो वो लिखा जाएगा प्लस के Q2 Q3 अपॉन R3। इसके बीच में इंटरेक्शन, इसके बीच में इंटरेक्शन, इसके बीच में इंटरेक्शन के सारे कॉम्बिनेशन हो चुके। हो गया, हर किसी के बीच में इंटरेक्शन, सिंपल इंटरेक्शन एनर्जी लिख लिया करो, खत्म हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको बोल दे 50 पैर रखी हुई है और आपको सिंपली यहां पे सबके बीच में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ये फॉर्मूले में डायरेक्टली लगा दो वैल्यूज, बस डिवाइड बाई 2 कर देना। डिवाइड बाई 2 इसलिए क्योंकि हर चार्जेस के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उसका आधा नंबर, मतलब 2 चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए हमें ये करना पड़ता है। 3 चार्ज के बीच में 3 चार्ज है तो उसमें आप देखोगे तो Q1 Q2 Q1 भी तो कॉम्बिनेशन बनता है, Q1 Q3 Q1 भी तो कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम उस कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली इस नंबर से निकाल ले, बट डिवाइड बाई फिर यहां पे 2 कर दे बस, ठीक है। वो करके आप निकाल लो आंसर। जितने चार्ज, अगर मैंने बोला 10 चार्ज रखे तो ये नंबर निकालो, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेगी 10 × 9 अपॉन 2 हो गया यहाँ पे 90/2। अब 45 आपके पेयर एक्चुअल नहीं है, 45/2 पेयर बनेंगे, बट आप यहां पे 45 ही रखो, 45 रखो, अपने आप आपने पोटेंशियल एनर्जी में ही बाई 2 कर दिया है, समझा। तो ये बात है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में। बहुत रेयर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सेल्फ एनर्जी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सेल्फ एनर्जी के ऊपर हम चलते हैं। सेल्फ एनर्जी क्या होती है? सेल्फ एनर्जी तभी आती है जब एक्सटर्नल फील्ड होती है। इंटरेक्शन एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में भी होती है, एक्सटर्नल फील्ड के बिना भी होती है, लेकिन सेल्फ एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड
में ही होती है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये सेल्फ एनर्जी, तो मैं यहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर मैं कोई चार्ज Q को इंफिनिटी से उठा के इस फील्ड में किसी भी पॉइंट पे लेके आऊंगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो इस जगह पे लाने के लिए जो भी मुझे एफर्ट्स लगे वो वर्क डन ही हमारी सेल्फ एनर्जी है। मतलब उसको खुद को आने के लिए उसने जो खुद एनर्जी लगाई वो, और वो जो एनर्जी होती है वो होती है इस चार्ज की वैल्यू इंटू ये पोटेंशियल इस पॉइंट का Q इंटू V। समझे नहीं समझे, हाँ कि ना? याद रहेगा Q इंटू V। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे एक चार्ज लाए तो QV, अगर इसकी वैल्यू Q1 इधर की वैल्यू V1 तो Q1 V1, इसकी वैल्यू Q2 इसकी वैल्यू V2, तो इधर Q2 V2 हो जाएगा। बस इतना ही चेंज करना है, जो चार्ज लाए जिधर लाए उधर का पोटेंशियल खत्म। तो अगर मैं यहां आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊं, एक ही चार्ज हम इंफिनिटी से उठाए Q को यहां पे लेके आए इस जगह जहां पोटेंशियल V है, तो जो हमारी एनर्जी होगी उसमें अकेला चार्ज है, तो अकेला चार्ज किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। जो उसको खुद को आने में वर्क डन लगा वही उसकी एनर्जी है, तो Q इंटू V है। बस नो इंटरेक्शन एनर्जी, जस्ट बिकॉज इट्स अ सिंगल चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर एक्सटर्नल, तो इसलिए वहां पे उसको आने के लिए लगा चार्ज को वर्क डन लगा। अब दो चार्जेस बनाए हम, Q1 को भी लाए Q2 को भी लाए। तो Q1 लाया मैंने इधर, ठीक है, इधर जहां पोटेंशियल V1 था वहां Q1 आ गया, यहां जहां पोटेंशियल V2 था वहां Q2 आ गया। ठीक है, तो जब मैं Q1 को लाया तो Q1 को लाने की एनर्जी Q1 V1। ठीक है, जब Q2 को लाए तो Q2, अच्छा जब Q1 आया तो सिर्फ वो अकेला आया था, कोई तो था नहीं पहले से, तो जस्ट सेल्फ एनर्जी, इसको लाने के लिए जस्ट सेल्फ एनर्जी लगी थी। मैं सेल्फ एनर्जी को SE लिख रहा हूं। लेकिन जब Q2 लाए तो जब वो आया तो उसकी आने की एनर्जी सेल्फ एनर्जी तो लगेगी ही, लेकिन जब वो आया तब पहले से Q1 बैठा है तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी भी तो लगेगी। तो इंटरेक्शन एनर्जी प्लस सेल्फ एनर्जी, यानी जब पहला चार्ज आता है तो इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है क्योंकि तब कोई है ही नहीं ऑलरेडी, लेकिन जब दूसरा आया तो पहला ऑलरेडी बैठा है, तो उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी भी लगाना पड़ता है। तो इधर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका, इसके लाने की एनर्जी Q2 V2 प्लस इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी, तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज R हो गया। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी इज द टोटल वर्क डन। तो टोटल एनर्जीज पहले को लाने के लिए Q1 V1 प्लस दूसरे को लाने के लिए Q2 V2, जब दूसरा आ गया तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो K Q1 Q2 अपॉन R हो गया। ये सिंपल है, हाँ कि ना? कोई डाउट है बेटा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स। तो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक। अब आप ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। एक्सटर्नल फील्ड अगर होती है, ध्यान से सुनना बेटा, एक्सटर्नल फील्ड है तो आपको सेल्फ एनर्जी भी लिखनी है प्लस इंटरेक्शन एनर्जी भी लिखनी है। अरे यार, इंटरएक्शन एनर्जी भी लिखनी है। जब भी कोई, ये प्लीज याद रखना इतना, इफ देर इज एन एक्सटर्नल फील्ड तो सेल्फ एनर्जी भी लिखो, इंटरेक्शन एनर्जी भी लिखो। देर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई है तो ओनली इंटरेक्शन एनर्जी, नो सेल्फ एनर्जी। अब मुझे यहां बताओ, कहीं एक्सटर्नल फील्ड की बात की, डायग्राम करके बताई। कई बार ना डायग्राम में बताते नहीं है, लिख लेते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड, लेकिन यहां पे तो लिखा भी नहीं है, डायग्राम में भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जस्ट इंटरेक्शन एनर्जी, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन के Q1 Q2 सॉरी Q3 है ये, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, प्लस इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन के Q1 Q2 अपॉन R, के Q1 Q2 अपॉन R, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन हो गया तो K Q2 Q3 अपॉन R हो गया। यही है सिर्फ।
आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला केस था। समझे बच्चों? अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन सिम्स टू बी क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन बहुत आसान होता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ने का नहीं। पोटेंशियल एनर्जी लिखो, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ओनली इंटरैक्शन एनर्जी, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड होगी तो ही सेल्फ एनर्जी घुसती है। अब ये पहले, अब कॉम्बिनेशन बनाना है इसका इसका, तो किसी एक चार्ज को पकड़ लो, उसका सबके साथ में इंटरेक्शन, इसके साथ इंटरेक्शन, तो K प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम R हो गया। ये फर्स्ट लिख लिया। फिर मैंने इसका इसके साथ लिखा, तो जो चार्ज का प्लस साइन है मत लिखो, लेकिन माइनस तो जरूर लिखना। तो K Q माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, ये हो गया, सेकेंड लिखा मैंने। ठीक है, अब इसका इसके साथ भी तो इंटरेक्शन होगा। अब जब इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा तो क्या लिखेंगे हम? के इसका तो प्लस क्यू, इसका है माइनस क्यू, तो यहां क्यू यहां माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। ये आर, तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताइए, तो रूट ऑफ 2 टाइम्स आर हो जाएगा कि नहीं? रूट 2 आर हो गया। अरे ये डिस्टेंस तो बहुत बेसिक है यार, यू गाइस आर नीट स्टूडेंट्स, डायरेक्टली आना चाहिए ये सब। अब आपने इसका इसके साथ निकाला, इसका इसके साथ निकाला, इसका इसके साथ निकाला, कौन बच गए? ध्यान से देखो कौन बच गए। इसका तो सबके साथ हो गया, लेकिन कोई तो कॉम्बिनेशन बच गए हैं, जैसे इसका इसके साथ बच गया। ठीक है, तो वो लिखते जाने पड़ेंगे, सारे कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अब इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ का कॉम्बिनेशन क्या इन दोनों के बीच में हो चुका है? कॉम्बिनेशन हमने लिख लिया। अब इन दोनों का लिखेंगे, तो K प्लस करके, इसके आगे ही प्लस करके लिख रहा हूं, K माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। फिर आ गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये भी हो चुके हैं, ये कॉम्बिनेशन भी हो चुका है। अब ये कॉम्बिनेशन हो चुका, तो ये कॉम्बिनेशन पेंडिंग है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन पेंडिंग है, तो ये कॉम्बिनेशन लिखो, तो K माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज अगेन रूट 2 आर ना, ये भी हो गया अभी। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, ये कॉम्बिनेशन हो चुका है, ये कॉम्बिनेशन हो चुका है, ये कॉम्बिनेशन पेंडिंग है, क्योंकि यहां अभी तक एरो ही नहीं मारा मैंने। तो यहां K प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू अपॉन R हो गया, ये कॉम्बिनेशन भी। अब बताओ इसके बारे में, इसके इसके साथ हो गया, हाँ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, हाँ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, हाँ हो गया, सारे कॉम्बिनेशन हो गए। ये सब ऐड कर दो, कॉमन निकाल लो, जो कॉमन निकलता है बाकी सिंप्लीफाई करके आ जाएंगे। यहां पे देखो लिखा हुआ है, थोड़ा अगर आपको डाउट है तो ये सब कुछ सिंपली ऐड करना है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इस सवाल पे, जो कि और भी आपको इजी पड़ेगा, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू और प्लस कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल इज जीरो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। यू को जीरो कर दो, यू की पूरी इक्वेशन लिख दो, फिर आपको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का रेशियो निकालना है, बस सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ट्राई दैट, आई होप यू गॉट दिस। अब वैसे ही होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। मैं इसको ना डायरेक्टली भी आपको बता सकता हूं, फॉर्मूला याद रखोगे इट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो माइनस पीई कॉस थीटा 2, सॉरी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन इन असेंबलिंग वो होता है पीई कॉस थीटा माइनस के क्यूब स्क्वायर, Q1 और Q2 सेम ही होते हैं ना, क्यू स्क्वायर अपॉन आर। आर एक्चुअली नहीं लिखते हम, 2a लिखते हैं। ये है वर्क डन इन असेंबलिंग, वर्क डन इन असेंबलिंग, और ये हो जाएगा आपके लिए वर्क डन इन रोटेटिंग या पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग। ये दो फॉर्मूले हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, प्लीज इसको अच्छे से लिखना। पी कॉस थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2 है, ये है पहला चार्ज लाए क्यू, दूसरा चार्ज माइनस क्यू यहां लाए, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a बनाए,
तो Q माइनस क्यू 2a, तो आपको ये है वर्क डन आपका, ये बनाने का कितना पोटेंशियल एनर्जी है। और दो, अगर मैंने बोला कि डाइपोल, देखो यहां माइनस चार्ज है, यहां से माइनस से यहां प्लस की तरफ ऐसा डाइपोल मूवमेंट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये डाइपोल का एंगल कितना है, थीटा। ये थीटा मैंने बोला, मैंने पहले 0 डिग्री पे रखा डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, फिर बोला 90 डिग्री पे रखा, 0 से 90 घुमाने में कितना वर्क डन लगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा, तो ये बताने का बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स दैट सिंपल बेटा। आई होप कि आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक समझा है। सो विद दिस हमने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कवर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैपेसिटर। जल्दी से जल्दी एक बार ये जो थियोरी पार्ट है वो देखो। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कंडक्टर्स के बारे में देखो। मैं आगे बढ़ने से पहले ना आपको ये दिखाता हूं, आपको ये पूरी की पूरी फॉर्मूला शीट भी मिलेगी। जैसे ये पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ये आर्क के लिए फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। रिंग के लिए एक्सेस पे क्या फॉर्मूला है, कैसा ग्राफ होता है, हर एक चीज आपको यहां दिख जाएगी। डिस्क के लिए, शेल के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। अब आपको मैं कैपेसिटर्स पे लेके चलता हूं, सीरीज, पैरेलल, सब कुछ ठीक है। लेकिन कैपेसिटर जानने के पहले हमें थोड़ा सा कैपेसिटेंस के बारे में भी जानना पड़ता है, और उसके लिए हम सीखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स क्या कहता है, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ध्यान से समझाता हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये ऐसा कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर यानी मेटल, मेटालिक चीज होनी चाहिए। अब ये जो कंडक्टर है, इसके सरफेस पे ही सारा का सारा चार्ज जमा होता है, ठीक है, सारा का सारा चार्ज जमा होता है। फिर वो पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, चार्ज कहां जमा होगा, सरफेस पे होगा। और इसके सरफेस पे जो चार्ज जमा होगा तो उसकी फील्ड लाइंस हम सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे बताएंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अगर ये सर्फ पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है सरफेस पे तो ऊपर की तरफ आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज जमा हुआ है तो इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज जमा हुआ है तो इनवर्ड। क्लियर हो गया। बट इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके अंदर जो है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। कोई भी मेटालिक बॉडी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जीरो हो जाती है। अब ये क्यों होती है, थोड़ी देर बाद में पोलराइजेशन समझाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में समझ जाएगा कि कोई भी मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। अब आपको ना मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पैरेलल प्लेट वाला। पैरेलल प्लेट में जब लाइक चार्जेस होता है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इधर भी पॉजिटिव चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो थी, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। याद है, इधर से ऐसे रिपल्सिव और इधर भी ऐसे रिपल्सिव, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। याद आया आपको ये? तो इसका यही लॉजिक को हम यहां लगाते कि कोई भी मेटालिक बॉडी के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो इस सरफेस पे, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये होती है हमेशा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ भी है, ये देख लो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्लियर हो गया। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर अगर मैंने कोई चीज रखी, जैसे मोबाइल फोन रखा, तो बाहर का कोई सिग्नल यहां इसके साथ में इंटरफेयर ही नहीं कर पाएगा, आपको कॉल वॉल नहीं आएगा। इसीलिए लिफ्ट में आपको कॉलिंग प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारे के सारे सिग्नल्स जो है वो इंटरफियर नहीं कर पाते अंदर, मेटालिक केज जैसा हो जाता है। और इसी केज को फैराडेज केज भी बोलते हैं। अगर आप इस मेटालिक केज के अंदर खड़े रह जाओ, बाहर से बिजली कड़केगी, आपको कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म होती है, तो कार के अंदर रहना सेफेस्ट होता है, क्योंकि कार मेटालिक बॉडी है, उसके पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिसिटी होगी लेकिन अंदर बिल्कुल नहीं होगी। तो ये रीजन होता है। ठीक है, तो एट द सरफेस चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। सर बता दिया। इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। अंदर तो देखो यार, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, तो कोई एक्सेस चार्ज होता नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, और पोटेंशियल अंदर और सरफेस पे दोनों जगह सेम ही होता है, और वो सेम कांस्टेंट वैल्यू वाला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज मतलब ऐसा है ऊपर की तरफ, तो मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सिस की तरफ तो नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपको मैंने बता दिया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता दूसरे सिग्नल्स का। समझ में आ गया? आपने कई बार देखा होगा कि ये जो टीवी के डब्बे होते हैं, टीवी के डब्बे पता है आपको,
और पुरानी जो टीवी होती है उसके डब्बे होते हैं, उस डब्बे को एक हल्का सा मेटालिक केज बना के उसके अंदर टीवी रखी जाती है, टीवी के सिग्नल के साथ दूसरे कोई सिग्नल इंटरफेरेंस ना करे, इसीलिए। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें होती थी। एनी विच वेज आपको पता चल चुका ये सब कुछ, तो कंडक्टर, इंसुलेटर। अब कंडक्टर के बारे में आपको आइडिया लग गया। तो कंडक्टर्स को हम यहाँ यूज नहीं करते, हम यहाँ इंसुलेटर्स को यूज करते हैं, और उसी इंसुलेटर को हम डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं इंसुलेटर्स को ही। कुछ कुछ यहाँ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा इसमें से कंडक्टर है, कॉपर, ये सब क्या ही मैं रहा हो। जाओ बताओ, इसमें कुछ है क्या कराने जैसा? नहीं ना। अब मैं आता हूं आपको ये समझाने कि पोलराइजेशन क्या होता है, जिससे आप समझ पाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी कंडक्टर के अंदर जीरो क्यों होती है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के ऊपर चलता है। डाइइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी ये इंसुलेटर्स होते हैं। अब हम अगर एक कंडक्टर को और मतलब कंडक्टर को और इंसुलेटर को यानी डाइइलेक्ट्रिक को अगर कंपेयर करें तो दोनों में फर्क क्या होता है। अगर मैं आपको ये कंडक्टर दिखाऊं, कंडक्टर को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी जो इस डायरेक्शन में है, तो कंडक्टर के अंदर एक अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगी एक्सटर्नल फील्ड के। बाहरी फील्ड जो दी उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारी फील्ड होगी। ठीक है, तो हमने अंदर दी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, मतलब बाहर से दी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इस डायरेक्शन में, अंदर सेम अमाउंट की अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो जनरेट हुई वो, तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर की बनी इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैंसिल कर दिया इक्वल एंड अपोजिट होके, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। समझ में आ गया? इसलिए कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इंसुलेटर में आपने जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड दी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी बाहर से आपने दी है, तो ये पूरी की पूरी कैंसिल नहीं होगी। कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में बच जाएगी, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये डाइइलेक्ट्रिक का कमाल होता है कि कंडक्टर अपने अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देता है, लेकिन नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं कर पाता है, क्योंकि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम है कंपेयर टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? तो यही फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को मैं आपको और थोड़ा टेक्निकलिटी से समझाता हूं। जैसे हमारे पास में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का पूरा सेंटर और नेगेटिव चार्ज का पूरा सेंटर सेपरेट होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट है, तो पोल पोल डाइपोल बन गया, पोलर मॉलिक्यूल बन गया। नॉन पोलर में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर एक ही होता है, जैसे H2 जो है वो नॉन पोलर है, CO2 जो है वो नॉन पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव, ये नेगेटिव, इन दोनों का नेगेटिव का सेंटर इधर आया, कार्बन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पे आ गया, तो नॉन पोलर हो गया। तो पोलर में तो ऑलरेडी पोलैरिटी है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसका डाइपोल मोमेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलके नेट पॉजिटिव नीचे बन जाएंगे, ऑक्सीजन का नेट नेगेटिव ऊपर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट है। लेकिन नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साथ में है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में है। अब अगर हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, अब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी हमने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दी, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने की ट्राई करेगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने की ट्राई करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा, नेगेटिव चार्ज पीछे जाएगा, तो इसीलिए नेगेटिव पीछे पॉजिटिव आगे, और डाइपोल मोमेंट ऐसे अलाइन हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऐसे अलाइन हो गया, दिख रहा है? ये पहले कोई डाइपोल मोमेंट था ही नहीं, अब हमने डाइपोल क्रिएट किया, पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट किया हल्का सा, और वहां पे डाइपोल मोमेंट बन गया। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर बनने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे अगर पोलर होता तो क्या होता?
पोलर होता तो उसमें तो ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर उधर इधर उधर, रैंडमली अलाइंड है। तो रैंडमली अलाइंड डाइपोल मोमेंट्स थोड़े से प्रॉपर अलाइन हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ गया? मतलब जिधर कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दोगे तो रैंडमली अलाइंड होगे पोलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दे दोगे तो मेजॉरिटी डाइपोल मोमेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होने की ट्राई कर लेंगे। खत्म हो गया बात, इतना सिंपल है। समझ में आ गया? डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन नॉन पोलर में तो डाइपोल थे ही नहीं, डाइपोल्स बने, पोलैरिटी थे ही नहीं, पोलैरिटी बनी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। समझ में आ गया? और ये तो सिर्फ अलाइनमेंट हुआ, पोलर जो ऑलरेडी उसमें अलाइनमेंट हुआ, नॉन पोलर में पोलराइजेशन हुआ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं आगे। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत यहां बताऊं, ठीक है? ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स यानी जिसमें पोलर मॉलिक्यूल ऑलरेडी है, तो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अलोंग सब अपने आप को अलाइन कर देते हैं, तो अलाइनमेंट होती है इधर। और नॉन पोलर जो होते हैं बेटा, नॉन पोलर में पोलराइजेशन जनरेट होता है। नॉन पोलर में ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होता है, क्योंकि पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, नेगेटिव पे पीछे फोर्स लगता है, तो उसी वजह से पोलैरिटी बनती है। तो डाइलेक्ट्रिक्स में ये होता है। समझ में आ गया? कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स डू नॉट हैव ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नहीं होते उनके पास, अदरवाइज तो वो उधर से ही कंडक्शन करना चालू कर देंगे। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं। तो ये थियरी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए है, आप थोड़ा इसको पढ़ना, आपको समझ जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, आपको मैं इसी के साथ में एक क्वेश्चन बैंक भी दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक दे दूंगा मैं आपको। लास्ट में टेलीग्राम चैनल बताता हूं, उस टेलीग्राम चैनल पे इस पर्टिकुलर चैप्टर की क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी, आप उसको सॉल्व करना। ये लेक्चर जो आप पूरा देख रहे हो उसी के बेसिस पे आपके लिए वो पूरा क्वेश्चन बैंक इजीली सॉल्व हो जाएगा विद द फॉर्मूला शीट, कीपिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, चलो नाउ लेट्स गो आगे। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, व्हाट आर कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटर्स की बात बाद में करते हैं, पहले कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस सी इस कितना चार्ज स्टोर किया कितने पोटेंशियल डिफरेंस में, मतलब ये यहां का चार्ज Q, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल V1, यहां का चार्ज माइनस Q, यहां पोटेंशियल V2। तो इन दोनों को आप नजदीक लाए तो इन दोनों के बीच में देख रहे हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लेयर बना। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेयर बना है यहां पे, वो आपको चार्ज स्टोर करता है, मतलब यही दोनों के बीच में चार्ज स्टोर होगा। इसके पास चार्ज Q, इसके पास माइनस Q, इसके पास पोटेंशियल V1, इसके पास पोटेंशियल V2। तो दोनों के बीच में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, वो चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैराड। फैराड को कैपिटल F लिखो या स्मॉल में FARAD लिख लो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। अब आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आपके लिए इतना सिंपल हो गया। ठीक है, अब आपको कई बार माइक्रो फैराड या मिली फैराड या फिर पिको फैराड ये सब यूज होगा। माइक्रो यानी 10⁻⁻6 फैराड, मिली यानी 10⁻⁻3 फैराड, पिको यानी 10⁻⁻12 फैराड, नैनो फैराड यानी 10⁻⁻9 फैराड। क्या इतना सिंपल है ये सब तो आप कर ही लोगे। क्लियर हो गया? कैपेसिटेंस जो है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, याद रख लेना, कितना चार्ज स्टोर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ोगे तो Q इज इक्वल टू CV, ऐसा करके फॉर्मूला बनता है। ये ओहम्स लॉ जैसा हो गया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इज इक्वल टू R 1/R इंटू V, ऐसा हो गया ना, V इज इक्वल टू IR जैसा फॉर्मूला बन जाता है। तो ओहम्स लॉ जैसा ही है ये, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, याद आया? फिर करंट इज इक्वल टू 1/R इंटू वोल्टेज, ये बन जाता ना ओहम्स लॉ। तो जैसे 1/R कंडक्टेंस होता है, यहां C कैपेसिटेंस होता है।
समझ में आ गया। यहाँ करंट की जगह चार्ज के साथ हम खेलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? इसके मदद से हम ये फॉर्मूला लाते हैं। इसीलिए जिस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो ना वो करंट पे डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू V बाई आई, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना वो करंट पे डिपेंड करता है। इसी तरह कैपेसिटेंस भी ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला जरूर है लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। आपको मैं इसमें बता दूं, हमारे पास एक स्मार्ट माइंड मैप भी पड़ा था, ठीक है। यहां चल लेते हैं, ये देखो ऑलरेडी मैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूं। इसमें मैंने यहां बताया हुआ भी है। कहां गया पेज? हाँ, ये देख लो, ठीक है। कैपेसिटर, जिस तरह से रेजिस्टेंस इज V बाई आई, इंडक्टेंस इज फाई बाई आई, फाई यानी फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, कैपेसिटेंस इज Q बाई V। तो ना तो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, ना इंडक्टेंस फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करता है, ना कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। एक्चुअली में रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे, इंडक्टेंस डिपेंड करता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल और ए पे, ऐसे ही कैपेसिटेंस डिपेंड करता है के एप्सिलॉन और टी बाई डी पे पैरेलल प्लेट के लिए। समझ में आ गया? ये रेजिस्टेंस जैसे करंट को अपोज करता है, इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। सीरीज पैरेलल का भी करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट भी लिखा हुआ है। सोचो क्या आपको 3 अलग अलग चीज पढ़ने की जरूरत है क्या? दिस सिंगल शीट आपको इजी बना देता है सब कुछ। तो ये आपको कंपैरिजन करने आना चाहिए। मैं बहुत सारे कंपैरिजन करा दूंगा आपको। जैसे ही आपका ये पूरा का पूरा 2-3 चैप्टर कराऊंगा ना, अब देखो यहाँ पे पूरा कैपेसिटर इंडक्टर का कंपैरिजन, पोलराइजेशन मैग्नेटाइजेशन का कंपैरिजन, यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के सारे लॉस का कंपैरिजन, कूलम्स लॉ, वाइट-सेवर्ट्स लॉ, गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, सब कुछ। इट बिकम्स सो मच इजियर दैट देन, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो आगे बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द वेरी क्रूशियल पार्ट। आपको मैं सब कुछ इजी वे में सिखाता हूं ताकि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। ये है एक पैरेलल प्लेट, एक प्लेट ये रही, ठीक है, और ये रही दूसरी प्लेट। अब पहली प्लेट जो है और दूसरी प्लेट जो है उससे हमने कंडक्ट मतलब वायर से कनेक्ट कर लिया। कोई भी प्लेट पे इधर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इधर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस प्लेट पे नेगेटिव। दोनों के बीच में देयर इज अ स्पेस फॉर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक की स्पेस रखी हमने, और ये स्पेस में बाय डिफॉल्ट एयर होता है। एयर इज अ बेस्ट इंसुलेटर। एयर खुद ही इंसुलेटर है क्योंकि एयर में बहुत सारे गैप्स है, मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहां एयर होगा। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d होगा। कोई भी प्लेट जो है उसका एरिया, कोई भी प्लेट जो है उसका एरिया जो है वो a होगा, ठीक है, इस तरीके से। कोई डाउट है आपको? कोई भी प्लेट जो है उसका एरिया a होगा। तो ऐसा कुछ आपको कैपेसिटर दिखेगा। सिंबलिकली हम इसका 2D वर्जन बनाए, ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, अभी 2D वर्जन बनाए, तो ये उसका सिंबल हो गया, ठीक है। तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट। जो भी यहां मीडियम है उसका परमिटिविटी ए, एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय डी। क्लियर? इतना सिंपल। जब बीच में एयर है, व्हेन एयर इज देयर, अगर डाई इलेक्ट्रिक कुछ है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, तो वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के डाल देना है, जो भी डाइलेक्ट्रिक रखोगे उसका के डाल देंगे, ठीक है। के का एक फॉर्मूला होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और कैपेसिटेंस और एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए C अपॉन C नॉट भी चल जाएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो का फॉर्मूला आपको बता दिया, ठीक है, याद रहेगा। अब आपको 2K में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं इसकी क्लैरिटी देना चाहता हूं आपको कि कौन सा K क्या है। एक K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यूजुअली स्मॉल K लिखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और एक K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों में एयर के लिए होता है, एक एयर के लिए होता है, बाकी सब मीडियम के लिए, ऐसा नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, उसी को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है, और ये कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और ये सिर्फ एयर के लिए ही है, ये हम बाकी मीडियम के लिए के याद ही नहीं रखते, ठीक है। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हो, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, C अपॉन C नॉट, F नॉट अपॉन F। मतलब फोर्स के टर्म्स में भी बता दिया कि आप जो ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, K एप्सिलॉन नॉट, सॉरी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये फोर्स के टर्म्स में भी मैंने बता दिया कि फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन एयर अपॉन कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन एयर। अब ये जो है वैल्यूज है, 9 इंटू 10⁹ 9 के बाद 9 0, इतनी बड़ी वैल्यू है। ये छोटी वैल्यू होती है यार, 10 50 100 200, ये उतना बड़ा नहीं होता है। इसका यूनिट आपने देखा क्या है, दिस इज इट्स यूनिट, K इज यूनिटलेस, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटलेस। समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको? अब ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी क्लियर किया है पिछले चैप्टर में, बट अभी भी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब जब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर है, यहां कैपेसिटर बनाता हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बीच में एयर है, इसमें पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस d हो गया, एरिया ऑफ द प्लेट a हो गया, तो परमिटिविटी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ठीक है। फिर ये आ गया हमारे पास में दूसरा कैपेसिटर, जिसमें हमने बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। पैरेलल प्लेट का डिस्टेंस जो है वो है d, एरिया ऑफ द प्लेट a, तो कैपेसिटेंस हो जाता है k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। सेम फॉर्मूला, इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ k मल्टीप्लाई हो जाएगा, k टाइम्स बढ़ जाता है ना सब कुछ, तो c इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ठीक है। देन ऑन द सेम बेसिस, अगर मैं इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, और मैं यहां जो मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला ना, वो पूरा डिस्टेंस d कवर कर रहा है, बट यहां वो पूरा डिस्टेंस d कवर नहीं कर रहा है, यहां पे वो सिर्फ और सिर्फ बीच का कुछ थिकनेस कवर कर रहा है, बीच का कुछ ही अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है t। तो d में से t अमाउंट ऑफ लेंथ ही कवर हो रहा है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k के साथ में, बाकी तो हर जगह एयर ही है, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट a हो गई, तो इस केस में आपका फॉर्मूला बनेगा c इज इक्वल टू, k नीचे जाने दो, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन k नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा ना, तो d बाई के का रेशियो करो, d बाई के डिस्टेंस अपॉन डाइलेक्ट्रिक का रेशियो,
टी डिस्टेंस के लिए डाइलेक्ट्रिक के है, तो टी डिस्टेंस के लिए डाइलेक्ट्रिक के टी बाई के हो गया। फिर टी डिस्टेंस हट जाएगा तो बचेगा डी में से टी हटा दो, तो कितना डिस्टेंस बचा, डी माइनस टी डिस्टेंस बचा। कितना डिस्टेंस बचा बेटा, डी माइनस टी डिस्टेंस बचा। और ये टी डिस्टेंस के लिए के हो गया, तो बाकी का जो ये दोनों डिस्टेंस है वो तो डी में से टी हट गया, तो बाकी का डिस्टेंस मिल गया ना। उसमें क्या है, एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक होता है 1, तो डिवाइड बाय 1 ना लिखे और सिर्फ इतना सा लिख ले तो भी ठीक है ना बेटा। समझ में आ गया डिनोमिनेटर कैसे बना। तो डिनोमिनेटर में डी बाई के का रेशियो बनाया और कुछ नहीं किया। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन रेशियो बना दो डी बाई के का। डी बाई के में जितने भी है, अगर 1 2 3 जितने भी है सबके रेशियो बना के डालते जाओ। ये आपको मेरे इस फॉर्मूला शीट में बहुत अच्छे से दिख जाएगा। यहां पे देखो, कहां गए भाई, 1 मिनट है बच्चों, यहां है। ये देखना ध्यान से अभी भाई, जब जरूरत होती है तभी नहीं मिलता है। यहां देखो, अगर कोई दो पैरेलल प्लेट के बीच में टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मटेरियल डाल दिया तो फॉर्मूला बन गया ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई के, यानी टी थिकनेस के लिए के तो टी बाई के, वापस डी माइनस टी थिकनेस के लिए एयर मतलब 1, डी माइनस टी अपॉन 1 हो जाता है। अगर यहां पे आपने मेटल डाल दी है ना, कोई भी मेटालिक प्लेट डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक, मेटल का डाइलेक्ट्रिक इनफाइनाइट होता है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तो सीधा टी बाई के यहां पे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये पूरा जो है पार्ट वो हट गया, तो ये डी माइनस टी ही बचा। समझ गए, यानी कि इसमें डाई इलेक्ट्रिक की जगह आपने मेटल प्लेट डाल दी, मेटल प्लेट इंसर्ट करोगे बीच में टी थिकनेस की कोई भी, तो अपने आप सिर्फ डी माइनस टी रहेगा, टी अपॉन के तो टी अपॉन इंफिनिटी 0 बन जाता है ये पार्ट, इसीलिए इतना बचा। समझ में, अगर मैं पूरे डी डिस्टेंस के लिए ही मेटल प्लेट घुसा देता, पूरे डी डिस्टेंस के लिए मेटल प्लेट घुसा देता, तो नेट कैपेसिटेंस इंफिनिटी बन जाता। क्यों, क्योंकि आप अगर इस पूरे में के मतलब पूरे डाइलेक्ट्रिक की जगह पे पूरे डिस्टेंस के लिए अगर मेटल डाल दोगे तो के की वैल्यू इंफिनिटी, तो के की वैल्यू इंफिनिटी, तो न्यूमरेटर में ही के है तो इंफिनिटी बन गया ना सी। तो पूरे में अगर मेटल डालोगे तो सी इंफिनिटी, बीच में अगर कुछ डिस्टेंस के लिए ही मेटल प्लेट डालोगे तो ये सिर्फ ये टी अपॉन के, यहां पे के इंफिनिटी होके ये पार्ट हट जाएगा, बस डी माइनस टी बचेगा डिनोमिनेटर में। समझ में आ गया डिफरेंस बेटा। तो जब भी आप मेटल प्लेट इंसर्ट करो तो जहां के दिखता है वहां इंफिनिटी डाल दो, ठीक है। फिर आपने ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द बुक में आपको ना डी बाई टू के लिए मिलेगा, मैं आपको जनरल बता रहा हूं, कितने भी डिस्टेंस के लिए पूछ ले आपको इधर से मिल जाएगा। अगर हमने दो पैरेलल प्लेट के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K1 और K2, जिसका K1 D1 डिस्टेंस के लिए, K2 D2 डिस्टेंस के लिए, D1 और D2 डिस्टेंस जो दोनों मिलकर D बन जाता है, ठीक है। तो आपको यहां पे ना इसको जानबूझ के D2 लिया नहीं है, ये D/3 बोल दिया तो ये हो जाएगा 2D/3 जैसा भी है। तो आपको टोटल डिस्टेंस D में से एक ही के बारे में बात की है, तो सीधा ये फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A, बाकी ये पूरा निकाल लो K1 K2 अपॉन K2 D1 प्लस K1 D माइनस D1। तो D माइनस D1, अगर मैं इसको D माइनस D1 को आप खुद ही निकाल लो कि ये D/3 है तो ये 2D/3, तो यहाँ 2D/3 लिख लेना, खत्म हो गया। सीधा सीधा ये दो पैरेलल प्लेट को इस मतलब दो हमारे डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से डिवाइड करोगे तो ये आंसर बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि ऐसा क्यों बना। अगर हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट है, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने दो डाइलेक्ट्रिक्स डाले हैं, ठीक है, दो डाइलेक्ट्रिक्स डाले हैं। एक हो गया डिस्टेंस D1, मतलब मैं इसको D/2 डिस्टेंस के लिए लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वहां D1 डिस्टेंस के लिए, ये भी मैंने D/2 डिस्टेंस के लिए लिया, और ये टोटल डिस्टेंस हो गया D। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ द प्लेट A है, बाकी यहां कैपेसिटेंस इसका निकालने के लिए दिस बिहेव्स लाइक टू कैपेसिटर्स, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। मैंने दो डाइलेक्ट्रिक घुसाए,
एक डिस्टेंस d/2 के लिए, एक डिस्टेंस d/2 के लिए, तो k1 d/2 के लिए, k2 d/2 के लिए। समझ में आ गया? ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे सीरीज में घुसा है। सो दिस बिहेव्स लाइक अ टू कैपेसिटर्स प्लेस्ड लाइक दिस, जिसमें फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, सेकंड का कैपेसिटेंस C2। C1 के लिए डिस्टेंस इज d/2, एरिया ऑफ द प्लेट इज A। C2 के लिए डिस्टेंस इज d/2, एरिया ऑफ द प्लेट इज A। अब आप जो है नेट कैपेसिटेंस निकालोगे 1/C नेट, उसके लिए 1/C1 प्लस 1/C2 करना पड़ेगा। C1 की वैल्यू निकालो। C1 की वैल्यू क्या होगी? K एप्सिलॉन नॉट K1, इधर K1 है ना डाइलेक्ट्रिक, इधर K2 है डाइलेक्ट्रिक, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2, d/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही C2 की वैल्यू क्या होगी? K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज d/2, सो d/2, 2 ऊपर चला गया। नहीं समझा? तो इस तरीके से ये बात चलती है। कोई डाउट है? C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू यहां डालोगे तो C नेट मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। कभी अगर अटक गया तो प्लीज इस तरह से आप कर लेना, लेकिन मैं आपको अभी ना जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक K1 हो गया D1 डिस्टेंस के लिए, बाकी का जो डिस्टेंस है वो d-d1 लिखो, या जो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखने रखो। C इक्विवेलेंट का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऐसे ही आपने एरिया डिवाइड करके कर दिया दो डाइलेक्ट्रिक, K1 डाइलेक्ट्रिक के लिए एरिया बाय एरिया A1, K2 डाइलेक्ट्रिक के लिए एरिया A2, तो सीधा एप्सिलॉन नॉट A1 K1 प्लस A2 K2 अपॉन D। ये कैसे होता है? तो इट वर्क्स ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट कि आपके पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। पहला डाइलेक्ट्रिक K1 फॉर एरिया लेट्स से A/2 कर दिया, A1 की जगह यहाँ पे A/2, यहाँ पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जो A/2 एरिया के लिए है, लेकिन दोनों डाइलेक्ट्रिक की लेंथ जो है वो D ही है। ठीक है, एरिया A/2 और एरिया A/2 में हमने डिवाइड कर दिया है। तो अब दिस नेटवर्क बिहेव्स लाइक टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल, टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ये ऐसे दो पैरेलल कैपेसिटर के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये K1 डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर, ये K2 डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर, इसका एरिया A/2, इसका डिस्टेंस D, इसका भी डिस्टेंस D और एरिया A/2। तो ये कैपेसिटेंस C1 बनाइए, इसका कैपेसिटेंस C2 बनाइए। C1 की वैल्यू बताइए, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह A/2 और नीचे डिस्टेंस का D। C2 की वैल्यू बताइए, K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया की वैल्यू A/2 और डिस्टेंस की वैल्यू D। इसी को यूज करके अपन अच्छा पैरेलल में है तो पैरेलल में तो कैपेसिटेंस सीधा सा ऐड हो जाता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कर लीजिए। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो अपने आप आपको रियलाइज हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ना समझे तो ऐसे पैरेलल कैपेसिटर्स को सॉल्व करके भी आप ला सकते हो, बस फॉर्मूला इंडिविजुअली बना के सॉल्व करना पड़ता है। मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट दे रहा हूं, वो भी जनरल, D/2 A/2 का नहीं, जनरल, ये अप्लाई कर लेना। अगर आपको ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाए तो उसका भी शॉर्टकट दे दिया यहां पे। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर इन दोनों का इसके साथ K1 के साथ में सिंप्लीफिकेशन कर लो। तो बाकी इसका भी आप ग्रुपिंग बना सकते हो। इसका ग्रुपिंग कैसे बनेगा बेटा, आपको यहां पे 3 कैपेसिटर है, ये जो दोनों है वो तो पैरेलल में है, तो वो दोनों पैरेलल में बन गए, ये हो गया और ये हो गया K2 और K3 वाला। ठीक है, अब ये दोनों जो पैरेलल में है वो K1 के साथ सीरीज में, तो यहां K1 वाला हो गया। यही सेम कॉम्बिनेशन में हर किसी के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाओ और इसका नेट कैपेसिटेंस निकाल लो, है ना। K2 प्लस K3 मतलब C2 प्लस C3, और उसका सॉल्व करके C1 के साथ में 1/1 वाला फॉर्मूला लगा लो। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस वही फॉलो करने का है रिपीटेडली। फिर आपने कई बार ये देखा होगा कि कैपेसिटर्स जो है व्हीटस्टोन तरीके से लगाए हो, अगर रेजिस्टर व्हीटस्टोन तरीके से लगाया होता तो नेट रेजिस्टेंस होता R, हर किसी का वैल्यू R, नेट रेजिस्टेंस R हो जाता। लेकिन कैपेसिटर व्हीटस्टोन तरीके से होता है तो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है C1 C2 अपन C1 प्लस C2, C3 C4 अपन C1 प्लस C3 प्लस C4। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको दे रहा हूं।
ठीक है, दिस शुड बी इन योर नोट्स, क्योंकि बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं। आप व्हिटस्टोन तरीके से देख लोगे कैपेसिटेंस को, नेट कैपेसिटेंस सी लिख के आ जाओगे, ये नहीं चलता है, आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से लाना पड़ता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको करें। फिर यहां पे मैंने ये भी दे दिया है कि जब बैटरी रखोगे तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, के सी, मतलब बैटरी रहेगी तो क्या फॉर्मूला रहेगा, बैटरी जब आप यहां पे बैटरी रिमूव कर दोगे तो क्या रहेगा, बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो क्या होगा, तो कैपेसिटेंस की क्या वैल्यूज होगी, इंटेंसिटीज की क्या वैल्यू होगी, सब। जैसे आपने बैटरी रिमूव कर दी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय के हो रहा है, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय के हो रहा है। फिर यहाँ पे बैटरी रिमूव कर दी है तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय के हो रहा है, लेकिन बैटरी कनेक्टेड तो पोटेंशियल सेम रह रहा है, यानी जो पोटेंशियल बैटरी का है वही पोटेंशियल सेल का है। ठीक है, जैसी बैटरी रिमूव कर दोगे तो कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है वो डिवाइडेड बाय के हो जाएगा, टोटल जो पोटेंशियल है उसके। इसी तरह से जब बैटरी कनेक्टेड है तो जो चार्ज है वो टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय के होता है, लेकिन बैटरी रिमूव कर दोगे तो जो चार्ज है वो उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ये आपको बेसिक सा यहाँ पे डिस्टिंग्विश मिल जाएगा। प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, बैटरी कनेक्टेड रहेगी तब क्या होगा, बैटरी रिमूव करोगे तब क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो नेट कैपेसिटेंस है वो के से मल्टीप्लाई होता है, बैटरी कनेक्टेड रहो तभी भी, बैटरी डिस्कनेक्टेड रहो तभी भी। चार्ज जो है बैटरी कनेक्टेड रखोगे तो मल्टीप्लाई बाय के होता रहेगा, के से मल्टीप्लाई होकर टोटल चार्ज मिलेगा आपको। और जो यहाँ पे अगर बैटरी रिमूव कर दोगे तो चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है, जब भी बैटरी कनेक्टेड होती है तो सेम पोटेंशियल बैटरी पे आ जाएगा जो सेल का है, लेकिन बैटरी रिमूव कर दोगे तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। ऐसे ही इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अंदर बनती है, बैटरी कनेक्टेड है तब इंटेंसिटी कांस्टेंट रहते हैं, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी ना। जब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी रिमूव कर दोगे तो इंटेंसिटी भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल भी डिवाइड बाय के हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जब बैटरी कनेक्टेड तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है तो के यू है ना, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिस्कनेक्ट करने के बाद में डिवाइड बाय के हो जाएगी, याद रहेगा। फिर सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग का तो आपको वैसे पता ही दिया है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में चार्ज हर कैपेसिटर से सेम रहता है, पोटेंशियल हर किसी में डिवाइड हो जाता है, तो टोटल पोटेंशियल इज हर कैपेसिटर का इंडिविजुअल पोटेंशियल का एडिशन। और वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड हो जाता है लेकिन पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है। इस कैपेसिटर में भी पोटेंशियल V है, इसमें भी पोटेंशियल V है, इसमें भी पोटेंशियल V है। तो आप इंडिविजुअली Q इज इक्वल टू CV ये फॉर्मूला लगा के चार्ज निकाल सकते हो। यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV निकाल के मतलब आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू Q ऐसे करके। नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीरीज पैरेलल तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा, 1/C इक्विवेलेंट सीरीज में होता है पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, और पैरेलल कैपेसिटेंस में होता है सीरीज रेजिस्टेंस जैसा फॉर्मूला। ठीक है, अगर दो ही कैपेसिटर है C1 और C2, वो दोनों सीरीज में है, इंडिविजुअल कैपेसिटर से आपको सीधा का सीधा वोल्टेज चाहिए कि पहले कैपेसिटर में कितना वोल्टेज, दूसरे में कितना वोल्टेज, ये सीधा वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, अप्लाई कर सकते हो, कर लो। ठीक है, ये अगर आपको ये अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, ये अप्लाई नहीं करना है तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, Q बाई C हो गया, है ना। तो आप यहां पे लिखो V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। क्या Q तो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो Q1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ Q लिखोगे, है ना। अब Q अपॉन C1, V2 हो जाएगा Q अपॉन C2, V3 हो जाएगा Q अपॉन C3। अब जब आप टोटल Q निकालना है तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल नेट कैपेसिटेंस, इससे आप Q निकाल लीजिए, यही Q तीनों में दीजिए, फिर कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू डिवाइड में डालिए तो आपको इधर वोल्टेज V1 में मिल जाएगा, कैपेसिटेंस C2 की वैल्यू डिवाइड में डालिए तो कैपेसिटेंस वोल्टेज V2 मिल जाएगा, कैपेसिटेंस C3 का वैल्यू डाल देंगे तो वोल्टेज V3। इंडिविजुअली आप निकाल सकते हैं, जैसे यहां पे भी आपने यहां पे Q इज इक्वल टू CV निकाला, Q इज इक्वल टू CV, नेट कैपेसिटेंस तीनों का निकाल लिया, नेट वोल्टेज दिया है, टोटल चार्ज मिल गया। ये जो टोटल चार्ज है, अब ये आपको टोटल यहां का मिला, लेकिन आप बोलो तो यहां पे भी तो वोल्टेज V है, यहां पे भी वोल्टेज V है, यहां पे भी वोल्टेज V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। ठीक है, अगर नहीं है तो आप ये दोनों ये फॉर्मूला यूज करके वोल्टेज भी निकाल के तीनों को सेमी वोल्टेज दे सकते हो। फिर इधर फॉर्मूला लगा लो, Q1 इज इक्वल टू C इंटू V1, C1 इंटू V,
क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही है, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू वी। आप तीनों में इंडिविजुअली चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज फॉर्मूला लगाओ ना तो भी चल जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो ही आपको दो ही कैपेसिटर के लिए इंडिविजुअल चार्ज, इंडिविजुअल पोटेंशियल का ये पोटेंशियल डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल दे दिया है, याद कर लेना। अगर n कैपेसिटर सीरीज में हो तो नेट कैपेसिटेंस होता है C/n, इक्वल वैल्यू के। नेट वोल्टेज होता है एक ईच कैपेसिटर पे V/n, क्योंकि वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कैपेसिटेंस भी टोटल डिवाइड बाय n हो जाता है। अगर n कैपेसिटर सीरीज में लगा दे, सीरीज में नहीं सॉरी पैरेलल में लगा दे, तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा n टाइम्स c। सीरीज में सॉरी पैरेलल में तो ऐड होते जाते हैं ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, और चार्ज जो है सब में इक्वली बढ़ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय n। पोटेंशियल तो सेम रहता है ना। आप याद रख लो कि यहां मैंने, अगर आप बोलोगे कि सर वोल्टेज लिख दिया, चार्ज लिख दिया, तो सॉरी कैपेसिटेंस लिख दिया, वोल्टेज लिख दिया, तो चार्ज तो हर किसी पे सेम ही है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सब पे सेम ही चार्ज जाएगा। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सबके लिए पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो वो लिखने की जरूरत इसीलिए नहीं थी। आई होप कि आपको समझा कैसे कैपेसिटर का लॉजिक चलता है। अब बस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपका हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इंडिविजुअली बताता हूं फॉर्मूलेस। देखो, एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी दोनों में अंतर है बेटा। एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 2c। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के यही फॉर्मूला है। एनर्जी डेंसिटी जो है वो इस फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे तो बनेगी, और फाइनल फॉर्मूला ये है, या इसमें सीधा वॉल्यूम का वैल्यू डिवाइड कर दो। ये V वोल्टेज है, वॉल्यूम पूरा लिखा गया ऐसा, कैपिटल V का वो वोल्टेज है, प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, मेजरली यूज्ड फॉर्मूला यही होगा, और इसी फॉर्मूले को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कोई भी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या ऐसा ही कुछ होता है ना, इसीलिए एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, समझ में आ गया। इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कैपेसिटर्स के बीच में, याद रखना। अब एक और छोटा सा फॉर्मूला कई बार आपको पूछा जाता है कि ये जो दो पैरेलल प्लेट है उन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा? हाँ होगा। वो अट्रैक्शन का फॉर्मूला है सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ये है आपका पूरा का पूरा कैपेसिटेंस के फॉर्मूला लिस्ट। आप याद रख लेना, एनर्जी अलग होती है, एनर्जी डेंसिटी अलग होती है। ये एनर्जी को हम यू से लिखते हैं, ठीक है, U होती है हाफ सी वी स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी जो है वो अलग होती है, एनर्जी डेंसिटी तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। आप इसको सिंप्लीफाई करके हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लाओगे। अब मैं आपको इसका कंपैरिजन भी बताता हूं कि आप जो यहां पे पढ़ रहे हो वो देखो किस तरह से रिलेट हो जाता है। ये देखो, कैपेसिटर का चार्ज कैपेसिटेंस Q अपॉन V, इंडक्टर का इंडक्टेंस फ्लक्स अपॉन करंट, कैपेसिटर का यूनिट, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट n स्क्वायर LA, आपको आएगा आगे पढ़ाने में। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर, C की जगह L, वोल्टेज की जहां पे वोल्टेज है ना तो वोल्टेज की जगह करंट, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो ये वोल्टेज था, यहां करंट रिप्लेस हो गया, तो यहां वोल्टेज की जगह करंट, सेम फॉर्मूला रिप्लेस हो जाता है। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन म्यू आता है, तो ये 1 अपॉन म्यू हो गया, नीचे म्यू नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन म्यू नॉट, हाफ का हाफ। ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हो गया। कैपेसिटर में सीरीज है तो 1 अपॉन C 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 चलता है, इंडक्टर में सीरीज है तो L1 प्लस L2 चलता है, कैपेसिटर में पैरेलल है तो C1 प्लस C2 चलता है, और ये
इंडक्टर में पैरेलल है तो वही। इंडक्टर रेजिस्टर के जैसे फॉर्मूला चलाता है, कैपेसिटर ये जो उल्टा काम करता है, ऐसा याद रख लो। ठीक है, बाकी आप देख रहे हो इंडक्टर और कैपेसिटर में कितना सिमिलैरिटी है। तो मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूं सीधा सीधा 2 चैप्टर को एक बना दिया, हाफ आपका मेहनत हो गया। ठीक है बेटा, ये और कंपेयर करते जाऊंगा मैं आपके लिए, कंपैरिजन कर करके चीजें ना बहुत कम कर दूंगा। आपको याद रखने के लिए पूरा फिजिक्स नहीं है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म सेम ही काम करते हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सेम काम करेंगे, इजी कर देंगे, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आई होप कि आपको ये क्लास समझा है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आएंगे। आपको मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा, आपको सिंपली तुषार पटेल फिजिक्स, मैं आपको टेलीग्राम दिखाई देता हूं ना, टेलीग्राम चैनल में दिखा देता हूं। सो हियर इज माय टेलीग्राम चैनल, ये देखो ये रहा। ठीक है, तुषार सर ऑफिशियल करके हैं, जिसमें अभी कुछ 16,000 बच्चे हैं। आप यहां पे आ जाइए, इसमें तुषार पटेल फिजिक्स करके, या आप सिंपली जाइए क्रोम पे, वहां टाइप करिए t.me/तुषार पटेल फिजिक्स, तो भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है वहां ज्वाइन करोगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सो प्लीज ज्वाइन दिस। यहाँ पे मैं सारी चीजें देता रहता हूं, सारे के सारे PDF, सब कुछ यहाँ मिलता रहता है। जस्ट बी देयर। कोई भी डाउट है, कुछ भी हेल्प चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कैसा लगा सेशन जरूर बताना, हाइप बटन नीचे ही है भाई, हाइप दे दो भर भर के। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू।